चलिए, आप अगर उस सवाल का जवाब सोच पाए तो अच्छी बात है, नहीं सोच पाए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। एक पाथवे है जिसका नाम है एचएमपी संट पाथवे। आप इसके वर्ड को गौर कीजिएगा, एचएमपी संट पाथवे। एचएमपी संट भी कह देते हैं, एचएमपी संट पाथवे भी कह देते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि एचएमपी संट पाथवे आपके सिलेबस में नहीं है, मैं इसको डिटेल में भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं उतना बात जरूर बताऊंगा जिससे आपका भेजा खुल जाएगा और आपको एचएमपी संट पाथवे पढ़ने के लिए एक्साइटेशन एटलीस्ट तब तक रहेगा जब तक आप एमबीबीएस नहीं जाओ या फिर जब तक आपको बायोकेमिस्ट्री से पढ़ना पड़े। देखिए साहब, आप इसको अगर फुल फॉर्म इसका निकालना चाहें तो एच का मतलब होता है हेक्सोज। हेक्सोज अभी बताया था 6 कार्बन हुआ। एमपी का मतलब यहाँ होता है मध्य प्रदेश नहीं, एमपी का मतलब यहाँ होता है मोनोफॉस्फेट। एमपी का मतलब होता है यहाँ पर, अरे यार क्या हो रहा है, ये कभी कभी ऐसे क्यों हो जाता है भाई। हाँ, इसका मतलब होता है मोनोफॉस्फेट, ठीक है, मोनोफॉस्फेट। संट का मतलब, पहले एक बात बताते हैं आपको, अगर आपके दिमाग में आया हेक्सोस मोनोफॉस्फेट तो क्या आपके दिमाग में ग्लूकोज 6 फास्फेट का सीन आएगा? क्योंकि ग्लूकोज हेक्सोज है, 6 फास्फेट का मतलब 6 फास्फेट नहीं है आपको, ग्लूकोज के 6 कार्बन पर एक फास्फेट है, इसका मतलब ग्लूकोज 6 फास्फेट इज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट। हाँ, फ्रक्टोज 6 फास्फेट भी हेक्सोस मोनोफॉस्फेट है, लेकिन मैंने कहा आपके दिमाग में पहले क्या आ जाना चाहिए, ग्लूकोज 6 फास्फेट। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि एचएमपी क्या होता है। अब मैं आपको मतलब बता रहा हूँ किसका, संट का। संट का मतलब पता क्या होता है, बाईपास। संट का मतलब होता है बाईपास। अरे बाईपास का मतलब क्या, अरे फिजिक्स में भी पढ़ते हो यार कि संट कर दिया, बाईपास कर दिया, इधर से जानी थी इलेक्ट्रिसिटी उधर से गुजार दिया। अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में इस पाथवे में हो क्या रहा है। एक बात बताइए, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट, अगर मैंने कहा कि आपके दिमाग में सीन आना चाहिए ग्लूकोज 6 फास्फेट का, तो आपको पता है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट तो किससे मिला होगा, ग्लूकोज से मिला होगा, जब उसका हुआ होगा फास्फोराइलेशन हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में, ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट स्टेप में। तो होना क्या चाहिए था पता है, होना यह चाहिए था कि इस ग्लूकोज 6 फास्फेट को फर्दर नेक्स्ट रेस्पिरेटरी पाथवे में जाना चाहिए था, ग्लाइकोलाइसिस, मुदरलैंग रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, फनेला वगैरह, डीटीएस वगैरह, होना ये चाहिए था। जो उसका कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे है, इस ग्लूकोज 6 फास्फेट को उसमें जाना चाहिए था कंप्लीट ऑक्सीडाइज होने के लिए, बजाय उसके ऑक्सीडाइज ही होना उसमें भी फाइनली इसको ऑक्सीडाइज ही है, कंप्लीट ऑक्सीडाइज, बजाय उसके कि वो कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे में जाए, बजाय उसके वो चला गया एक दूसरे पाथवे में जहां ग्लूकोज 6 फास्फेट का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो गया, जहां ग्लूकोज 6 फास्फेट का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो गया, और उसी पाथवे को कहते हैं वो संट हो गया, मतलब वो दूसरे पाथवे पे चला गया ऑक्सीडेशन के लिए, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ग्लूकोज 6 फास्फेट का। अदरवाइज वो कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे से जाता है तो फाइनली उसके बने हुए प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन होता है एनएडीएस का, बीच में कई सारे इंटरमीडिएट का होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट का नहीं होता। लेकिन ग्लूकोज 6 फास्फेट फाइनली टूट जाता, बजाय उसके ग्लूकोज 6 फास्फेट खुद चला गया डायरेक्ट ऑक्सीडेशन में, संट हो गया उसका, बाईपास हो गया, पाथ चेंज हो गया उसका, इसलिए उसको बोला एचएमपी संट पाथवे, इसीलिए इसको बोला एचएमपी संट पाथवे। अब मैंने तो आपको सिखा ही दिया है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में O2 को यूज करके ऑक्सीडेशन एक ही जगह होता है, और मैंने सिखाया ही है, जहां मेटाबॉलिक वाटर बनता है ईटीएस पर। तो अगर यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन लिखा है तो आप यहाँ पे भी इंजाइम कौन सा सोचेंगे, डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम, आप यहाँ पे भी डीहाइड्रोजिनेस सोचेंगे। लेकिन भाई ये चक्कर होता है, डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो है ना 3 प्रकार का होता है। एक होता है एनएडी लिंक, अगर को फैक्टर के तौर पर हम कोई एंजाइम ले, एक एनएडी लिंक होता है, एक एनएडीपी लिंक होता है, और एक एफएडी लिंक होता है। आप एनएडी लिंक वाला बहुत सारा पढ़ लिए सेल रेस्पिरेशन में, एफएडी वाला भी पढ़ लिया कल आप, सक्शनल डिहाइड्रोजिनेस, और एनएडीपी लिंक वाला डिहाइड्रोजिनेस आप कहां पे पढ़े थे, वो पढ़े था फोटोसिंथेसिस में। केल्विन साइकिल में जो एनएडीपी यूज हुआ वो लाइट रिएक्शन में बना था, और लाइट रिएक्शन में जो एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम था, याद कीजिए, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर, आउटर सरफेस पर, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो वो एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम था, वो भी डिहाइड्रोजिनेज ही था ना, रिडक्टेज है ना। तो वो क्या करेगा, वो था आपका एनएडीपी लिंक।
और यहाँ डिहाइड्रोजनेज अगर हम बात करेंगे तो सेल रेस्पॉन्स में एफएडी और एनएडी लिंक्ड था। तो सवाल ये है क्या एनएडीपी लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम केवल फोटोसिंथेसिस में ही मिलते हैं क्या? यहीं पे आपके उन दोनों सवाल का जवाब छुपा है। जवाब है नहीं। नहीं, मैं आपको बता दूं, एनएडीपी लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है, एनएडीपी लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ऑल सेल के, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ऑल सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ऑल सेल के एवरी साइटोप्लाज्म में एनएडीपी लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम मिलता है। और वो एनएडीपी लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इस दुनिया के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में के सभी सेल में साइटोप्लाज्म में एचएमपी शंट पाथवे चलाता है और कराता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन डायरेक्टली। और वहां एंजाइम होता है एनएडीपी लिंक्ड डिहाइड्रोजन। आपके एक सवाल का आंसर अब आपके मन में तुरंत दौड़ने लगा, सर समझ में आ गया, एनएडीपीएस2 कहां से आएगा? समझ में आ गया, शंट, एचएमपी शंट से आएगा। कैसे सर? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, तो यहाँ पे जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है वो एनएडीपी लिंक्ड होता है। तो सर ये तो समझ में आ गया। तो सवाल है, कुछ बच्चे पूछेंगे सर एचएमपी शंट पाथवे चलता कब? एचएमपी शंट पाथवे 24 घंटे चलता है। अब सुनिएगा एक फर्जीवाड़ा। ये कोटा में भी कुछ मास्टर लोग क्या करते हैं ना, गलत पढ़ा रहे हैं। पढ़ना तो खैर आपको स्थिति पता ही है, ये लोग गलत क्या पढ़ाते हैं पता है? ये लोग गलत ये बोलेंगे कि बेटा एचएमपी शंट पाथवे तब चलता है जब ग्लाइकोलाइसिस की रेट स्लो हो जाए या ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट हो जाए। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस इसलिए इनहिबिट हो गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया बिजी हो गया है जहां ईटीएस चलता है। इन भोंटों को ये पता नहीं है, इनको जानकारी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट बिजी ऑर्गन, इट इज बिजीएस्ट ऑर्गन। अरे भाई साहब ये बिजी क्या होगा, ये ऑलरेडी बिजीएस्ट है यार, एक पावर हाउस है सेल की। वो अगर बिजी नहीं होगा ना, सेल खत्म खेल खत्म। तो आप ये क्या फर्जी कॉन्सेप्ट दे रहे हो कि एचएमपी शंट पाथवे तब चलता है जब ग्लाइकोलाइसिस की रेट स्लो हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया बिजी हो जाता है। फर्जी है ये बात फर्जी है। एचएमपी शंट पाथवे 24 घंटे चलता है और इस दुनिया के सारे लिविंग सेल में चलता है, साइटोप्लाज्म जहां एनएडीपी लिंक्ड डिहाइड्रोजन एंजाइम होता है। तो पहली बात तो ये फर्जी कॉन्सेप्ट जो भी टीचर बताए आप सीधा कह देना आप ये गलत बता रहे हो। एचएमपी शंट पाथवे सभी में चलता है, 24 घंटे चलता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपको एचएमपी शंट पाथवे और ये ग्लाइकोलाइसिस दोनों प्रॉपर चलाना है तो आपको ग्लूकोज खूब सारा खाना पड़ेगा, क्योंकि उसी ग्लूकोज से मिलने वाले हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो कुछ मॉलिक्यूल उसके ग्लाइकोलाइसिस में जाते रहेंगे और कुछ मॉलिक्यूल का शंटिंग होता रहेगा, ये अलग बात है। लेकिन ये क्या फर्जी कॉन्सेप्ट बता रहे हो कि ये स्लो हो गया इसलिए ये अरे यार फर्जी है यार ये सब कॉन्सेप्ट। ऐसा कुछ नहीं होता, ग्लाइकोलाइसिस रुकता नहीं है, याद रखिएगा। और ग्लाइकोलाइसिस की रेट स्लो होगा तभी एचएमपी शंट पाथवे चलेगा, फर्जी कॉन्सेप्ट है। ग्लाइकोलाइसिस 24 घंटा चलता है और हमेशा चलता है, उसको तो बस सही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ले लेगा, वो खींच लेगा। ग्लाइकोलाइसिस फास्ट भी है ना तो भी खींच लेगा उससे ऑक्सीडेशन कराने के लिए एनएडीपी डिहाइड्रोजन एंजाइम साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चलता है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि 24 घंटा चलेगा। अब आपको बताते हैं कि एचएमपी, अच्छा ये पहले दूसरे सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा कि एनएडीपीएस2 कहां से आएगा रिडक्शन के लिए। तो एनएडीपीएस2 आएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का एचएमपी शंट पाथवे में जब ऑक्सीडेशन होगा तो डिहाइड्रोजन एंजाइम कौन है? एनएडीपी लिंक, तो एनएडीपी से एनएडीपीएस2 बन जाएगा। दूसरे सवाल का आंसर तो हो गया इजीली। बोले दूसरे सवाल का आंसर सबको समझ में आ गया? ईरान आया समझ में? हाँ सर आ गया। हर्ष आ गया? यस सर। स्वाति दूसरे सवाल का आंसर समझ में आ गया ना? हाँ हाँ अब आते हैं पहले वाले को। पहले वाला का आंसर थोड़ा टिपिकल जाएगा, तुमको समझ में आ गया इसका? चलो पहले वाला, पहला वाला क्या था कि C3 से C7 तक कहां मिला? वो फिर कहां, क्योंकि केल्विन साइकिल तो सब नहीं चला रहे ना, केल्विन साइकिल तो सब नहीं चला रहे, तो ठूस लो आज भेजे में, ठूस लो आज भेजे में। और ये कॉन्सेप्ट तुमको आगे होल लाइफ बायोकेमिस्ट्री में काम आएगी। इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में, पूरे लिविंग वर्ल्ड में बोल रहा हूं मैं, पूरे लिविंग वर्ल्ड में C3 से लेके C7 तक सारे पॉसिबल शुगर बनाने के दो ही मेटाबॉलिक पाथवे पॉसिबल है। एक का नाम है केल्विन साइकिल
और एक का नाम है HMP संट पाथवे। आप समझ चुके हैं कि उन दोनों सवाल का जवाब HMP संट पाथवे में छुपा था। एक का नाम केल्विन साइकिल है जो आप पढ़े हो, मैंने कहा था कि डिटेल वाली केल्विन साइकिल आपको नहीं पढ़ाया, अदरवाइज पढ़ाते तो आपको सारे शुगर बनते हुए दिखा देते हैं, लेकिन नोट्स में ब्रैकेट में लिखवा दिए हैं कि केल्विन साइकिल में सारे पॉसिबल शुगर बनते हैं, C3 से लेके C7 तक, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज सब बनते हैं। और मैं बता दूं HMP संट पाथवे में भी एज इंटरमीडिएट, इसमें भी एज इंटरमीडिएट बनता है, एज इंटरमीडिएट इसमें भी सारे पॉसिबल शुगर बनते हैं एज इंटरमीडिएट। शायद आपके दिमाग में चमकने लगा होगा आंसर क्या जाने वाला है पहले सवाल का, कुछ लोगों को चमक गया होगा, बहुत तेजी से चमक गया होगा। आइए चमकाते हैं, नहीं चमका तो आइए चमकाते हैं। मैंने क्या कहा HMP संट पाथवे हो रहा है जब एज ए इंटरमीडिएट ये सारे पॉसिबल शुगर मिल ही रहे हैं और HMP संट के दौरान ही NADPH2 मिल ही रहा है जो रिड्यूस कर सकता है उस पर्टिकुलर शुगर को और कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। मर्जी पड़े जो भी शुगर यहाँ से उठाना, C5 उठाना है ना DM बनाने के लिए, उठा लो इसको और रिडक्शन करा दो, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना बना। C4 को उठाना है, उठा लो HMP संट पाथवे से एज इंटरमीडिएट जो बना उठा लो, वहां से रिडक्शन करा दो, NADPH2 मिला है और बना लो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है। C7 उठाना है ना, कोई बात नहीं, फोटोसिंथेसिस चलनी है तो रोज क्यों रहे हो, HMP संट पाथवे चल रहा है ना, वहां से उठा लो C7, NADPH2 से करा दो रिडक्शन और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना बना दो। भाई साहब HMP संट पाथवे वो पाथवे है जो आपको रिड्यूसिंग पावर NADPH2 भी देता है उस पर्टिकुलर कार्बन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराने के लिए, जिससे आप डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। वो सारे शुगर भी देता है और वो NADPH2 भी देता है HMP संट पाथवे। रही बात की सर HMP पाथवे में होता क्या है, आपके काम का नहीं है, फिर भी बता देता हूँ इन शॉर्ट की HMP संट पाथवे में क्या होता है। इन शॉर्ट, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ये मत बोल रहा सर आप जो बताए अच्छे बुक में कुछ और लिखा था, आप गलत बता रही है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि डिटेल में नहीं बता रहे तो गलत दिखेगा आपको, शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए जो पहला स्टेप होता है ना HMP संट पाथवे का, उसमें 12 ग्लूकोज एंटर करते हैं, 12 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक साथ, 12 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर करते हैं। सभी का ऑक्सीडेशन के लिए डिफरेंट स्टेप्स होता है, बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और अलग अलग स्टेप में NADPH2 बनता है और फाइनली जब 12 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, मैं बता दूं आपको कि 5 ग्लूकोज एजिटीज मिल जाते हैं, इसके साथ CO2 रिलीज होता है और NADPH2 तो मिला ही मिलता है। कुल मिलाकर मैंने ओवरऑल रिएक्शन आपको ये बता दिया, नहीं याद रहे कोई बात नहीं है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कि एक HMP संट पाथवे अगर आपको चलाना है तो 12 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को एक साथ एंटर करिए, 12 ग्लूकोज, इसलिए बोला मैंने आप खूब खाओ ताकि HMP संट पाथवे से आपका अंग लगता रहे। और आपका अंग पता है, मेनली आपका अंग HMP संट पाथवे से ही लग रहा है, आपका अंग जो लग रहा है मेनली प्रोटोप्लाज्म जो बन रहा है वो आपका HMP संट पाथवे से ही बन रहा है। और ये लोग फर्जी बता रहे हैं कि जब ग्लाइकोलाइसिस स्लो होगा तब अंग लगेगा, पागल। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तब आएगा जब आप खूब सारे ग्लूकोज खाएंगे, और आप खूब सारे ग्लूकोज खाएंगे तो HMP संट पाथवे भी चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस भी चलेगा, एनर्जी भी मिलेगा, आपका अंग भी लगेगा। अब सवाल ये है कि प्रैक्टिकली 12 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही एंटर करता है एक HMP संट पाथवे में, तो थ्योरेटिकली हमेशा थ्योरेटिकली बात करते हैं कि एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमें क्या मिलता है HMP संट पाथवे में, तो प्रैक्टिकली तो एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर ही नहीं कर सकता है HMP संट पाथवे चलाने के लिए, 12 एंटर करेंगे तभी चलेगा HMP संट पाथवे कम से कम एक बार। हाँ थ्योरेटिकली आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये आपका काम का है, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जैसे वहां एक ग्लूकोज से 6 CO2 रिलीज होते थे, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन पर 6 CO2 रिलीज हो जाएंगे। जैसे वहां पे 12 रेडिएशन पावर बनते थे, 10 NADH2 2 FADH2, यहाँ पे भी 12 NADPH2 बन जाए, 12 NADPH2 बन जाए। ये अगर आप याद रखो तो बस उससे कंपैरिजन करके जो आप कॉमन रेस्पेक्टिव पाथवे में कंप्लीट क्या कहते थे कि ग्लूकोज छूटेगा 6 CO2 रिलीज होगा, 12 रेड्यूसिंग पावर बनेगा, ओवरऑल यही बताते थे, यहाँ पे भी वही है। एक ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इस दौरान ऑक्सीडेशन कराने के लिए एंजाइम होगा NADP लिंक्ड डिहाइड्रोजन एंजाइम, इसलिए यहाँ पे NADPH2 बन जाएगा, NADP प्लस लिंक्ड डिहाइड्रोजन एंजाइम, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। रही बात सर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, तो आप इतना समझ गए ना, प्रैक्टिकली ऐसा हो कि ऐसा हो, बीच में एज इंटरमीडिएट तो वो सारे शुगर बनेंगे। अब बच्चा जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा ना, होना भी चाहिए, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा ना, वो पता क्या दिमाग लगाएगा, मुझे पक्का पता, अभी नहीं लगाएगा तो घर जाके लगाएगा, इसलिए मैं सारे दिमाग लगा के आऊं। तुम घर जाके क्या दिमाग लगाओगे, सर एक बात बताइए, अगर ऐसा है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक हो या 12 हो जो भी हो,
अगर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही होता है एचएमपी स्टंट पाथवे में, तो वो भी तो CO2 बन के निकल गया। और NADPH2 मिल भी गया तो क्या NADPH2 का अचार लगाएंगे? जब आप बोल रहे हैं कि एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 CO2 बन के निकल गया, इसका मतलब ये कंप्लीटली टूट गया, तो इंटरमीडिएट बचा कहाँ? समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? इंटरमीडिएट बचा कहाँ? सारे इंटरमीडिएट तो कन्वर्ट होते फाइनली CO2 बनकर रिलीज हो गए। तो ये जो NADPH2 मिला इसका अचार लगाएंगे क्या? इसको नहीं ना, CO2 को रिड्यूस नहीं करेंगे, NADPH2 CO2 रिड्यूस होता है। याद करो केल्विन साइकिल में NADPH2 से PgAl जो CO2 से ही बनता है, उसका रिडक्शन होता है। तो कुछ बच्चे अपने ही मन से क्या सोच लेते हैं कि NADPH2 अब जाकर एनर्जी दे देगा। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रियल ETS। बच्चों मैं बता दूं, ETS में NADPH2 का ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, इसकी बाइंडिंग पॉसिबल है ही नहीं माइटोकॉन्ड्रियल ETS से, चाहे माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट ETS। तो पहली बात कि NADPH2 माइटोकॉन्ड्रिया के ETS पर नहीं जा सकता है। फिर बच्चा खुद ही अपने मन में सोच लेता है कि इसका पक्का अचार बनेगा। बच्चा अपने मन में खुद ही सोच लेता है कि इसको स्टोर करेंगे। अचार बनाने का मतलब क्या? स्टोर करेंगे। याद कीजिए, मैंने आपको कहा था, नहीं कहा था तो सुन लीजिए, पूरे लिविंग वर्ल्ड में, पूरे प्लांट एंड एनिमल छोड़ो यार, पूरे लिविंग वर्ल्ड में कहीं पे एटीपी और रेड्यूस्ड कोएंजाइम, चाहे वो NADH2 FADH2 NAD2 रेड्यूस्ड कोएंजाइम का स्टोरेज कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, तुरंत टूट जाएंगे, तुरंत वो क्या बन जाएगा? कोएंजाइम बन जाएगा, फिर वो एडीपी बन जाएगा। जब एटीपी चाहिए होता है तभी चलता है कीमोस्मोसिस, एटीपी बनता है, पढ़ाएंगे कीमोस्मोसिस से, तब बनता है एटीपी और यूटिलाइज हो जाता है तुरंत। पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो भी लोग बता रहे हैं एटीपी स्टोर होता है, साले गलत पढ़ा रहे हैं लोग। एटीपी स्टोर नहीं होता है, पूरे लिविंग वर्ल्ड में एटीपी का स्टोर नहीं होता। और ये सुन लो कि रेड्यूस्ड कोएंजाइम भी स्टोर नहीं होता, चाहे वो NADH2 NADPH2 या FADH2। ये भी समझ गया बच्चा, क्योंकि सर ने पढ़ा दिया कि ETS में भी वो नहीं जाएगा, एटीपी और NADP स्टोर नहीं होता, तो ये स्टोरेज भी नहीं होगा। अब बच्चा को होता है भयानक डाउट कि सर अगर ऐसा नहीं तो एक बात बताइए ना, कि अगर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पूरा का पूरा टूट ही गया तो NADPH2 मिला, तो NADPH2 रिडक्शन किसका करेगा सर? CO2 का डायरेक्ट थोड़ी कर सकता है NADPH2 रिडक्शन। उस पर्टिकुलर शुगर जो C3 से लेकर C7 तक वाले कोई भी शुगर हो, उसका रिडक्शन करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। तो सर वो शुगर बचे कहां? क्योंकि आपने तो इसको कंप्लीटली तोड़ दिया। समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं ना? आपने तो कंप्लीटली तोड़ दिया, तो CO2 बन के उड़ गया। तो NADPH2 किसका करेगा रिडक्शन? क्या ये तुरंत टूट जाएगा? हाँ, अगर ऐसा हुआ तो ये तुरंत टूट जाएगा रेड्यूस्ड कोएंजाइम, हाइड्रोजन वगैरह कोई ले लेगा और ये NADP फिर से बन जाएगा। और ऐसा नहीं कि इसका ऑक्सीडेशन वहां जाके होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रैक्टिकली नहीं होता है ज्यादातर केस में एचएमपी स्टंट पाथवे में। होता क्या है सुनिएगा, एचएमपी स्टंट पाथवे इवॉल्व ही इसलिए हुआ है कि प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस प्रॉपर्ली हो पाया लिविंग वर्ल्ड में। ये जो इंटरमीडिएट आपको दिख रहे हैं ना, ये आगे जा ही नहीं पाते, आगे जाए कि उससे पहले हर स्टेप पे NADPH2 भी बन रहा है, और कोई कोई पर्टिकुलर C3 से लेकर C7 वाला कोई पर्टिकुलर शुगर भी बन रहा है। जैसे NADPH2 बना, कोई पर्टिकुलर शुगर बना, उस NADPH2 ने पर्टिकुलर शुगर का रिडक्शन करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। फिर अगला बना NADPH2, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता जा रहा है, उसको कंप्लीट ऑक्सीजन होने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये बातें जो आप लिखे हैं, ये जब जब होगा प्रैक्टिकली तब, लेकिन मोस्टली हो क्या रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देगा सेल का। उसको प्रोटोप्लाज्म बनाना है, एचएमपी स्टंट पाथवे तो उसको प्रोटोप्लाज्म बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, जो कि C3 से C7 वाले जो भी इंटरमीडिएट मिलेंगे एज शुगर एज इंटरमीडिएट, उसी का रिडक्शन NADPH करा लेगा, वो भी हर स्टेप पे रियलाइज हो रहा है। तो कुल मिला के इसी तरीके से आप अपना प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अब आप सोच के बताओ, एनाबॉलिज्म के दृष्टिकोण से, एनाबॉलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एचएमपी स्टंट पाथवे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और कारण के साथ बताना। इरहान सोचो, कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे एनाबॉलिज्म के दृष्टिकोण से कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एचएमपी स्टंट पाथवे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या लगता है, बोलो। सर दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ज्यादा बोला है मैंने, ज्यादा। एचएमपी स्टंट पाथवे तुमको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्यों लगता है भाई? लेकिन सर उससे तो सिर्फ डीएनए ही और कॉमन रेस्पिरेटरी चलो है तुम सर, गोबर बहुत कर सारा। दिया यार, तुम बहुत गंदा गोबर किया, अब तुम बंद करो, माइक बंद करो यार, तुम मतलब बहुत भयानक वाला उल्टी किए यार, अब तुम शांत हो जाओ। हर्ष तुम बोलो।
सर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? कॉमन कॉमन Common. रेस्पिरेटरी पाथवे। कॉमन। तुम तो बिल्कुल उल्टा उल्टी किए हो, तुम भी अब शांत हो जाओ। अच्छा तुम बताओ क्या लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? क्यों लगता है एचएमपी? कि वो डायरेक्ट शुगर को रिड्यूस करके प्रोटोप्लाज्म बनाता है। अरे यार तुम भी गोबर ही कर रहे हो। अच्छा स्वाति तुम बताओ, तुमको क्या लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है एनाबॉलिज्म के दृष्टिकोण से और क्यों? एचएमपी शंट पाथवे क्यों? है ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हर तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का शाबाश, सिंथेसिस करवा यही तो पाता आंसर था यार। अरे तुम सोचो ना, सही बोल रही है। तुम सोचो ना यार, अभी हमने हाल बताया कि इससे आप सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट में थे यार, मतलब क्वेश्चन से स्टार्ट में क्वेश्चन पे पटक दिए, तुम सोच भी नहीं पाए। क्वेश्चन से स्टार्ट यहीं से स्टार्ट हुए थे कि कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकते, क्योंकि उसमें एज ए इंटरमीडिएट सारे शुगर नहीं मिलते। और तो और सुनो, कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे से सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं मिल सकते, क्योंकि एरोबिक सभी थोड़ी है। और जब एरोबिक सभी नहीं है तो कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे से सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन नहीं सकते, और वो भी सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं बन सकते। एनारोबिक में तो बिल्कुल बिल्कुल ही मुश्किल है। लेकिन एचएमपी शंट पाथवे तो सभी में चल रहा है, और वो तो बिना ऑटो को यूटिलाइज किए चल रहा है, और उससे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं और सारे लिविंग वर्ल्ड में बन सकते हैं, पूरे एंटायर लिविंग वर्ल्ड में बन सकता है। इसीलिए एनाबॉलिज्म के दृष्टिकोण से कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे की तुलना में एचएमपी शंट पाथवे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कि अब आपको पता चल गया होगा कि सिलेबस में एचएमपी शंट पाथवे नहीं है, फिर भी मैंने इसका जिक्र 1 घंटा लगा के क्यों किया। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ना, आपके लाइफ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ना, आपके लाइफ के लिए नहीं, एंटायर लिविंग वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है एचएमपी शंट पाथवे। जैसे ग्लाइकोलाइसिस चल रहा ऑल लिविंग वर्ल्ड में, वैसे एचएमपी शंट पाथवे चल रहा है। बोलिए अब क्लियर है? तो आप क्या Yes, sir. कीजिए, अब आप क्या कीजिए, अब अगला टॉपिक हमको लेना है हिसाब। बोले थे कि क्रेव साइकिल का हिसाब करेंगे, और आज करेंगे हिसाब। और आपका दिमाग भी खराब होगा, लेकिन अच्छा है कि आपका दिमाग यहाँ खराब हो जाए ताकि एग्जाम में ना हो। हम आपके सामने हिसाब करेंगे, आपसे पूछ पूछ के ही करेंगे, आंसर आप ही बताएंगे, नहीं बताएंगे आप सही, नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे सही। तो आप क्या कीजिए, उससे पहले इन सारी बातों को नोट्स भेज चुके हैं, जल्दी से रीड कर लीजिए। कहां तक हेडिंग डाला होगा, बायो एनर्जेटिक्स, या फिर बायो ऐसे लिखा होगा बैलेंसिंग सीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ये नेक्स्ट टॉपिक हमको जो अभी पढ़ना है, इसके पहले तक जो भी लिखा हुआ है वहां तक कंप्लीट रीड कर जाइए। नेक्स्ट मीटिंग क्रिएट करेंगे, उसका जो डाउट होगा इस क्वेश्चन का उससे पूछ के, उसका हम ये बायो एनर्जेटिक्स पे आते हैं, हिसाब किताब करते हैं आज क्रेव साइकिल का, पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन का हिसाब करेंगे। ठीक है, तो नोट्स को पहले आप अभी पढ़िएगा, तब नहीं तो बाद में पढ़िएगा तुम्हारा सब खिचड़ी पक जाएगा। अभी क्वेश्चन हुआ है, अभी आंसर मिला है, अभी को डाउट होना चाहिए तो जेन्युइन डाउट होगा। ठीक है, तो चलिए हम ये मीटिंग खत्म कर रहे हैं, नए मीटिंग में मिलते हैं। नोट्स पढ़ लीजिए जल्दी से।